टूल्स कैसे किसी कंपनी की दिशा तय करने में मदद करते हैं? तो शुरू करें। बिल्कुल। अक्सर हम बाहरी चीज़ों पर, कंपटीशन पर इतना फोकस करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि असली ताकत या कमज़ोरी तो अंदर ही होती है। मतलब कंपनी के लोग, उसके प्रोसेसेस, उसका कल्चर, उसके रिसोर्सेज, ये सब मिलकर ही तो उसकी असली कहानी बनाते हैं। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। ये कौन लोग होते हैं? मतलब मोटे तौर पर तो यही कि जिनका कंपनी में कोई ना कोई लेना देना है, जैसे एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स। हाँ, बिल्कुल। एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, यहाँ तक कि सरकार, रेगुलेटरी बॉडीज, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कंपनी के चलने या न चलने पर असर पड़ता है, या जिनका खुद का कोई हित जुड़ा होता है। और इन सब की अहमियत एक जैसी नहीं होती होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर मेंडेलॉज मैट्रिक्स काम आता है। वो क्या करता है कि स्टेक होल्डर्स को उनकी पावर, यानी उनका कितना प्रभाव है, और उनका इंटरेस्ट, यानी उनकी कितनी रुचि है, इसके आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। अच्छा, 4 हिस्से? कौन कौन से? हाँ, देखिए, एक होते हैं की प्लेयर्स, जिनकी पावर भी ज्यादा, इंटरेस्ट भी ज्यादा, जैसे मान लीजिए सीईओ या बड़े शेयर होल्डर्स। इन्हें तो साथ लेकर चलना ही पड़ता है। ठीक है। और दूसरे? फिर आते हैं कीप सैटिस्फाइड वाले। इनकी पावर तो ज्यादा होती है, पर इंटरेस्ट शायद उतना नहीं, जैसे बैंक्स हो गए या कभी-कभी सरकार। इन्हें बस संतुष्ट रखना जरूरी है। और बाकी 2? तीसरे हैं कीप इन्फॉर्म्ड। इनकी पावर कम होती है, पर इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जैसे कर्मचारी या छोटे वेंडर्स। उन्हें बस बताते रहना काफी होता है कि क्या चल रहा है। और चौथे? वो है लो प्रायोरिटी वाले। पावर भी कम, इंटरेस्ट भी कम। इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस नजर रखी जाती है, जैसे शायद कोई बिजनेस मैगजीन। लेकिन ये पावर और इंटरेस्ट, ये तो बदलते भी रहते होंगे। मतलब कोई नियामक संस्था किसी मुद्दे पर अचानक बहुत पावरफुल नहीं बन सकती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मैट्रिक्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। स्थिति बदल सकती है। कोई छोटा सा रेगुलेशन आ जाए और कोई सरकारी एजेंसी अचानक की प्लेयर बन जाए। ये डायनामिक है। ये तो हुई स्टेक होल्डर्स की बात। अब जरा कंपनी की अंदरूनी क्षमताओं पर आते हैं। ये कोर कॉम्पिटेंसीज क्या चीज है? क्या ये बस कोई एक स्किल है? तालमेल है जो कंपनी को दूसरों से अलग बनाता है। ये वो चीजें हैं जो कंपनी वाकई में बहुत अच्छे से करती है और जो उसे कम्पेटिटिव एडवांटेज देती हैं। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए? मतलब कौन सी क्षमता वाकई में कोर है? इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, 4 पैमाने हैं। VRIO कहते हैं इसे। पहला, वो क्षमता वैल्यूएबल होनी चाहिए, मतलब ग्राहक के लिए कुछ कीमत रखती हो। दूसरा, रेयर होनी चाहिए, यानी हर किसी के पास ना हो। अच्छा, वैल्यूएबल और रेयर। और तीसरा, उसे कॉपी करना महंगा हो, कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब कंपेटिटर्स आसानी से उसकी नकल ना कर पाएं। और चौथा, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, यानी उसका कोई आसान विकल्प मौजूद ना हो। जैसे किताब में इंटेल का उदाहरण दिया है शायद, उनका तेज R&D साइकिल टाइम। हाँ, बिल्कुल, वो एक अच्छा उदाहरण है। उसे कॉपी करना कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि जो आज कोर कॉम्पिटेंसी है, वो टेक्नोलॉजी बदलने पर या मार्केट बदलने पर कल पुरानी भी पड़ सकती है। ये पॉइंट अहम है। उसे बनाए रखना भी एक चुनौती है। चलिए, अब एक बहुत जाने पहचाने टूल पर आते हैं, स्वॉट। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हाँ, स्वॉट, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अंदरूनी होती हैं, कंपनी के अंदर की बातें, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बाहरी माहौल से आते हैं। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे जान लो। हाँ, ये स्थिति का एक स्नैपशॉट लेने के लिए अच्छा है, एक शुरुआती बिंदु। पता चलता है कि हमारे पास क्या है और बाहर क्या हो रहा है। लेकिन इसकी एक सीमा है, जैसा स्वॉट भी बताते हैं। वो ये कि स्वॉट अक्सर ये नहीं बताता कि आपकी स्ट्रेंथ आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितनी मजबूत है। अच्छा, मतलब कंपेटिटिव कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है। हाँ, काफी हद तक। आपकी कोई स्ट्रेंथ हो सकती है, पर अगर आपका मुख्य प्रतिद्वंदी उसमें आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है, तो वो स्ट्रेंथ शायद उतनी काम की ना हो। समझ गया। तो अपनी ताकत को दूसरों के बरक्स देखना जरूरी है, और यहीं से कंपैरेटिव एडवांटेज की बात आती है ना? मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। बिल्कुल। और ये एडवांटेज आता कैसे है? मुख्य रूप से 2 तरीके दिखते हैं। 2 तरीके। पहला, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, यानी आप करीब करीब वैसी ही चीज या सर्विस दूसरों से कम दाम पर ऑफर करें। इसमें एफिशिएंसी और लागत कम रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कम कीमत। और दूसरा?
दूसरा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इसमें आप कुछ ऐसा अलग या बेहतर देते हैं कि ग्राहक उसके लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएं। वो बेहतर क्वालिटी हो सकती है, अनोखे फीचर्स हो सकते हैं, या फिर एक बहुत मजबूत ब्रांड इमेज। जैसे हम देखते हैं कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स कम कीमत में अच्छे स्पेक्स देने पर फोकस करते हैं। वो शायद लो कॉस्ट या बेस्ट कॉस्ट वाली रणनीति अपना रहे हैं। हाँ, और कुछ दूसरी कंपनियां हैं जो अपने डिजाइन, इकोसिस्टम या ब्रांड के नाम पर प्रीमियम चार्ज करती हैं। वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एकदम सही। और कई बार कंपनियां इन दोनों का मिक्स भी इस्तेमाल करती हैं। पर ज़रूरी ये है कि जो भी रणनीति चुनी जाए वो कंपनी की अंदरूनी ताकतों यानी कोर कॉम्पिटेंसीज और उसके स्टेक होल्डर्स की उम्मीदों से मेल खाए। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि रणनीति सिर्फ बाहर देखकर नहीं बनती। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, हमारी असली ताकत क्या है, जिसे वीआरओ से परखा गया हो, स्वॉट से एक बेसिक आइडिया लेना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये अंदरूनी विश्लेषण सिर्फ आज की स्थिति समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने की नींव रखता है। ये एक लगातार चलने वाला काम है, कोई एक बार का नहीं। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। कोई कंपनी ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि जो आज उसकी सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत है, वो कल बाहरी माहौल के तेजी से बदलने पर अप्रासंगिक या इररिलेवेंट ना हो जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।